नमस्कार। द लेंस के साथ मैं हूं मुकेश शर्मा। सीने पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने नौजवान की भींची हुई मुट्ठियां और तनी हुई नसें। किसी राजनीतिक रैली की एक ऐसी तस्वीर ने पिछले दिनों ध्यान खींचा। चुनाव के दिनों में इस नौजवान की पॉलिटिकल वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। अब जबकि दिनों दिन उत्तर भारत में ख़ास तौर पर न सिर्फ मौसम गर्म हो रहा है बल्कि राजनीति का तापमान भी चढ़ रहा है, बीता हफ्ता बहुत सारी राजनीतिक हलचल का रहा। काफ़ी सस्पेंस के बाद कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली के कैंडिडेट्स घोषित कर दिए और बीजेपी ने कैसरगंज से। रायबरेली से राहुल गांधी ने कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक रायबरेली सीट को पहले से ही गांधी परिवार के लिए रिजर्व्ड मान रहे थे। राहुल ने पिछले दिनों बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस पर संविधान और रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी निशाना साधा है। उनका कहना रहा है कि बीजेपी संविधान को ख़त्म करना चाहती है, जिसके साथ साथ आरक्षण भी खत्म हो सकता है। इस बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने फिर कहा कि संगठन पूरी तरह आरक्षण का समर्थन करता है और जब तक भेदभाव खत्म नहीं हो जाता आरक्षण बना रहना चाहिए। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और साथी दलों से लिखित गारंटी मांगी कि वे संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे या फिर एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि सेंधमारी नहीं करेंगे। आज हम बात इसी पर करना चाहते हैं कि कैसे चुनाव के दौरान आरक्षण का मुद्दा और दलित या पिछड़े अचानक चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ लोकनीति के सह निदेशक संजय कुमार जी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कॉलमनिस्ट प्रोफेसर सुधा पाई जी और अदिति नारायण पासवान, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और दलित विषयों पर लिखती रही हैं। यहाँ ये भी बता दें कि अदिति बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान जी की बेटी हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत दरअसल मैं अदिति आपसे करना चाहता हूँ और आपके लिव्ड एक्सपीरियंस से करना चाहता हूँ। अचानक चुनाव के समय इतनी जो आरक्षण की चर्चा गर्म होती है, इसको आप कैसे देखती हैं? नमस्कार आपको और आप सभी को। क्योंकि जब मैं एक पॉलिटिकल फैमिली में भी मेरा जन्म हुआ है और बचपन से मेरे घर पे ना एक लिखा रहता था, गर्व से कहो हम दुसाध हैं। और मैं बचपन से सोचती थी कि पापा ये इतना जाति जाति आप हमेशा बचपन से क्यों सिखा रहे हैं। तो फिर मेरे पापा कहते थे समझ आएगा तुम्हें। आज जब मैं अकेडमिया में हूँ, आज जब हम बीबीसी में आ पाए हैं, तब मुझे समझ में आया कि वो जो कास्ट कॉन्फिडेंस, कास्ट कॉन्शियसनेस मेरे अंदर आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि बचपन से मुझे बताया गया था मैं कौन हूँ, मैं किस जाति से हूँ, मेरा सोशल अफिलिएशन क्या है। तो कास्ट कॉन्शियसनेस दलित में तो बचपन से होता है, पर जब हम लोग दूसरे समाज की बात करें उनमें कास्ट कॉन्शियस कब आता है? उनमें कास्ट कॉन्शियसनेस आता है जब हमें नौकरी मिलती है, रिक्रूटमेंट होता है, प्रमोशन होता है, शादी होती है या चुनाव होता है। या अभी पिछले महीना दलित इतिहास मंथ था, दलित हिस्ट्री मंथ या बाबा साहेब अम्बेडकर। पूरे साल कितने लोग हम लोग बाबा साहेब को याद करते हैं या उनके जो उन्होंने बातें कही थी उसके बारे में बात करते हैं, पर एक ऐसा अप्रैल का महीना 14 अप्रैल को आप देखेंगे हर विश्वविद्यालय से लेके, हर पॉलिटिकल पार्टी से लेके हम सब बाबा साहेब को याद करते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में एक जाति ऐसी चीज़ है जो इट्स डीपली डीपली एम्बेडेड, वो हर जगह है, वो हमारे सोच में है, हमारे एवरीडे कॉन्वर्सेशन में, हमारे पार्ट में भी है। जब मुझे याद है कि जब मेरा स्टीफेंस में एडमिशन हुआ तो मेरी क्लास टीचर ने मुझे कॉल किया, अरे तुम्हारा वहाँ कैसे हो गया? ओहो अच्छा अच्छा, तुम्हारे पास कोटा है। तो लोगों को लगता है जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है ना, वो एक बिजनेस क्लास टिकट है मेरे पास, जिससे मैं ऐसे बैठ के स्टीफेंस आ गई दरभंगा से। हमने ना सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया ना कुछ किया। अब उस टाइम पे मुझे लगा कि अच्छा, जात ऐसा नहीं कि जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया बचपन से, वो अब मुझे समझ आ रहा है कि हर कैसे जीवन के हर एक पड़ाव पे मुझे ये समझाना पड़ेगा। और जब आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो अभी पिछले वर्ष मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्यूटा का इलेक्शन लड़ा था, तो उस पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, ठीक है हम लोग थोड़ा कहते हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हो, रीजन बेस्ड नहीं हो, पर क्यों हम लोग इसको एक स्ट्रैटिफाइंग फोर्स की तरह देखें? एक सोशल अफिलिएटिंग फैक्टर्स भी हो सकता है। मुझे अगर मैं पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करती हूँ तो पूर्वांचल सेगमेंट शायद हमारे साथ हो, मैं मैथिल बोलती हूँ तो मैथिल स्पीकिंग लोग हमारे साथ हों। तो इस तरीके से ये एक सोशल अफिलिएटिंग फैक्टर्स भी है रादर देन जस्ट स्ट्रैटिफाइंग फैक्टर्स। वो हम किस तरीके से किस पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं उसलिए देखा जाता है। पर बिकॉज अभी चुनाव है, हम लोग का पॉपुलेशन काफ़ी है, तो
कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, इसी शब्दों के बीच में, और हमारे देश में कहते हैं दैट यू गो एंड यू कास्ट योर वोट, आप अपने हिसाब से कहते हैं। तो इसलिए अभी चुनाव के, लोकसभा इलेक्शंस के कारण, चुनाव के कारण ये चल रहा है, काफ़ी बातचीत हो रही है। और इस तरीके से मुझे याद है मेरे फादर ने एक और बात कहा था, जब वो पार्लियामेंट में इंग्लिश में एक स्पीच दे के आए थे, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि जब मैं इंग्लिश में बोल रहा था तो बाहर आके लोगों ने कहा, ओ देखो अब दलित इंग्लिश में भी बात करने लगे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि किस किस तरीके से वो एक हर पड़ाव पे हमें ये प्रूव करना चाहता है, प्रूव करना हमें पड़ता है कि हम कितने मेरिटोरियस हैं, हमें कितना। और आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ माई स्ट्रगल, इट इज़, आई डोंट से दैट इट इज़ माई कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू प्रूव माई मेरिट, पर इट इज़ द कॉन्स्टेंट ये कि मैं अपने आप में एक ठहराव ला रही हूँ, अपनी आइडेंटिटी के साथ कंफर्टेबल हो रही हूँ। और ये हर उस दलित महिला के लिए है, हर उस दलित समाज के बच्चों के लिए, कि हमें एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने इतिहास को, अपने कल्चर को और हमारी क्या आइडेंटिटी है उसको अपनाना चाहिए। दलित पहचान की ये बात है। और संजय जी, इसमें एक चीज़ जिस पे मैं इसकी राजनीति की तरफ अगर आता हूँ, 90 के दशक में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आती है 80 के दशक के अंत की तरफ और 90 का दौर, और फिर धीरे धीरे 2014 के बाद ऐसा लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का एक उभार हुआ है, जाति की ये जो विशेष रूप से दलित पिछड़ों की पहचान है, उसके बीच में क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा लग रहा है कि आप देखते हैं? मुझे लगता नहीं है कि कोई कन्फ्लिक्ट है। ये ज़रूर है कि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स की, उसके पहले पिछड़ों की राजनीति नहीं हो रही थी, दलितों की राजनीति होती थी और हम आदिवासी समुदाय के वोटरों को एक वोट बैंक के रूप में देखते थे। लेकिन पोस्ट मंडल जो उभार हुआ देश की राजनीति में, यह एक नया परिवर्तन आया कि ओबीसी मोबिलाइजेशन की चर्चा होनी शुरू हुई। और अगर अब बात करते हैं तब हम ओबीसी में भी 2 वर्ग बांट के देखते हैं, अपर ओबीसी, लोअर ओबीसी की बात होती है। लेकिन मुझे कन्फ्लिक्ट तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा टकराव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विशेष रूप से 2014 के बाद से जीतने के बाद जिस तरह से ऐसा लगता है कि पहचान एक हिंदू पहचान के तौर पे बनाने की कोशिश ज़्यादा दिखाई पड़ती है, या आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू पहचान को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि इन वर्गों में अपनी पहचान को बनाए रखने की, क्योंकि वो एक संघर्ष है, उसको अचानक छोड़ा नहीं जा सकता, वो एक संघर्ष नहीं कहना चाहिए, लेकिन शायद ये कि वो बना रहे, उसका एक इच्छा ज़्यादा है। देखिए, हम सब की कई आइडेंटिटीज़ होती है, छोटी से बड़ी आइडेंटिटी होती है, और डिपेंड करता है हम किस आइडेंटिटी को इन्वोक करते हैं, किस आइडेंटिटी, किस पहचान को हम आगे लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप लंदन में होते हैं और वहाँ जब आपसे कोई पूछता है आप क्या हैं, तो आप कहते हैं मैं हिंदुस्तान से हूँ, और फिर वहाँ से जब वो कहता मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, तो फिर हम राज्य की पहचान पर आते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में कौन से राज्य से? और जब अगर हम दिल्ली में बात करते हैं तो हिंदुस्तानी पहचान नहीं होती है, हमारी पहचान राज्य से शुरू होके फिर जिले तक जाती है, और जिले से जाते जाते जाति तक जाती है। तो दोनों पहचान है, धर्म की पहचान है हम सब के बीच में, और एक जाति की भी पहचान है। मल्टीपल आइडेंटिटीज़ की बात होती है। तो और पहचान जितनी गहरी, जितनी छोटी पहचान होती है, जिस छोटी चीज़ से आप अटैच करते हैं उससे पहचान बहुत गहरी होती है। तो बीजेपी की कोशिश है कि ये जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो जाति आधारित राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, और इसकी वजह बहुत साफ है। अगर आप 2014 के पहले के चुनाव तक देखें तो ओबीसी का वोट जो है लगभग 20-22% कांग्रेस को जाता था और 20-22% बीजेपी को, और जो बड़ा हिस्सा 50% ओबीसी का वोट तमाम रीजनल पार्टियों को जाता था। 14 के बाद एक परिवर्तन हुआ और बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, 24 से करीब 33, और 2019 के चुनाव में ओबीसी में से 44% ने बीजेपी को वोट किया। बीजेपी एक बड़े नैरेटिव को लेके आ रही है, धर्म की पहचान हो, और उन्हें लगता है कि अगर आपकी बड़ी आइडेंटिटी होगी तो वो छोटी आइडेंटिटी को ढक देगा। विपक्षी पार्टियों का प्रयास ये है कि वो आप अपनी जो उससे छोटी आइडेंटिटी है पहले उसको ध्यान रखें, अपने जाति की आइडेंटिटी को बचाएं, फिर धर्म की आइडेंटिटी पर जाएं। सुधा जी, पिछले दिनों हमने ये देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी एक बात आई कि आरक्षण के समर्थन में है, और जब तक भेदभाव खत्म नहीं होता तब तक आरक्षण चलते रहना चाहिए, मंदिरों में प्रवेश की आज़ादी होनी चाहिए, छुआछूत खत्म होना चाहिए। जब इस विचार की आलोचना होती है तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूरी की पूरी गांधी जी का एक प्रोग्राम था छुआछूत हटाने वाला, ये अभी भी उसी जोन का प्रोग्राम है
जाति व्यवस्था खत्म करने की स्थिति तक अभी नहीं पहुंचती है ये बात भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ से। आप कैसे देखती हैं इसको? चुनाव के दौरान आरक्षण बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। वो इसलिए कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि इस बार 400 पार। इसके बाद काफी बीजेपी लीडर्स ने, कुछ लीडर्स ने ये कहा कि संविधान बदलेंगे, और संविधान बदलने का मतलब ये है कि आरक्षण खत्म होगा। तो इसलिए आरक्षण का मुद्दा एकदम से बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, और ये अभी हर एक पार्टी के कैंपेन में है। तो मोहन भागवत ने अभी रिसेंटली कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं बदलेंगे और आरक्षण हमेशा रहना चाहिए। मोदी जी ने भी ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर होली बुक। तो और ऑपोजिशन पार्टीज ये कह रहे हैं कि हम अगर आएंगे सत्ता में तो हम 50% का जो कैप है और रिजर्वेशन, हम उसको उठा के और भी आरक्षण देंगे। तो इस तरह से दलित पॉलिटिक्स या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो खेली जा रही है इस कैंपेन में। अब बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर ये आरक्षण की बात आगे जाए और अगर ऑपोजिशन ये कहते रहे कि आरक्षण बीजेपी हटाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगी, तो दलित वोट शायद उनको नहीं मिले और अब इंडिया अलायंस को भी मिल सकता है। तो इस तरह से ये जो मुद्दा है आरक्षण का, ये इस बार बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और इस इलेक्शन में आगे बढ़ के हम देखेंगे कि ये आपस में इन लोगों की इस चीज पे काफी डिस्कशन हुआ है। जी सुधा जी, मैं लौटता हूँ, लेकिन जो बात संजय जी, सुधा जी जो बात कह रही हैं कि नॉन जाटव वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आया है, आपने जो पिछले चुनावों को देखा है, आपने इसको किस तरह से महसूस किया है कि धीरे धीरे भाजपा अपनी ओर इसको खींचने में कामयाब हुई है? हाँ बिल्कुल, जो पहले मैंने आंकड़ों का जिक्र किया कि 44% ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ गया 2019 के लोकसभा चुनाव में। और अगर आप राज्यों को देखें तो अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में दलित वोट भी नेशनली अब 1/3 दलित वोट बीजेपी की तरफ गया 2019 के चुनाव में। और उसके पहले के चुनाव को देखें तो तकरीबन 10 से 12-14% दलित वोट बीजेपी को जाता था। यूपी की बात करें तो यूपी में भी जाटव और नॉन जाटव वोट में एक आपको डिवीज़न दिखाई पड़ता है। जाटव वोट तो अभी भी बीएसपी के साथ टिका हुआ दिखता है, उसमें भी गिरावट है। एक समय था जब लगभग 85% जाटव वोट बीएसपी की तरफ जाता था, अब वो गिर के 67-68% पहुंच गया है। नॉन जाटव वोट का सबसे बड़ा चंक है वो बीजेपी की तरफ गया 2019 के चुनाव में भी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी। लगभग 37-38% नॉन जाटव वोट बीजेपी की तरफ गया और 30% वोट जो है ये बीएसपी की तरफ रहा, 20-22% कांग्रेस की तरफ और बिखरा हुआ था। तो इसकी वजह, आप इस परिवर्तन की वजह क्या देखते हैं? मुझे लगता है हताशा, डिसएंचेनमेंट, क्योंकि जब एक समुदाय का वोटर एक पार्टी के साथ लंबे समय तक खड़ा रहता है, उसे इस बात की अपेक्षा रहती है कि कुछ न कुछ समुदाय को फ़ायदा होगा, उस सेक्शन ऑफ वोटर्स को फ़ायदा होगा। जब उन्हें लंबे समय के बाद लगता है कि अब कोई इसका फ़ायदा दिखाई नहीं पड़ता, तो वो दूसरी जगह तलाश करने लगते हैं और बीजेपी ने जो प्रॉमिसेस किए वो उनको अट्रैक्टिव लगे, तो इसी के लिए शिफ्ट दिखाई पड़ता है, जैसा मुस्लिम वोटरों के बीच में देखने को मिला। एक समय था, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर 70-60% मुस्लिम वोट मिलता था। आज कांग्रेस का मुस्लिम सपोर्ट गिर के लगभग 30% पे चला आया और तमाम राज्यों में रीजनल पार्टियों की तरफ मुस्लिम वोट शिफ्ट हो गया। यही चीज़ अलग अलग जाति के लोगों में भी दिखाई पड़ता है। जी सुधा जी, ये जो बात हो रही है इसमें आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, जो बीजेपी के साथ दलित आया और जो बसपा के साथ विशेष तौर पे यूपी में अगर दलित रह गया, तो एक तो ये है कि सांस्कृतिक पहचान को बहुत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उसका जिक्र किया है, आप उसका योगदान देखती हैं इस विभाजन में, दोनों तरफ होने वाले वोट में? जैसे संजय जी ने अभी कहा, आम जो छोटे दलित ग्रुप्स हैं वो बीएसपी से काफी परेशान है। वो ये सोचते हैं कि ये जाटव पार्टी है। सेकेंडली, जो उन्होंने सर्वजन पॉलिसी की थी उसमें उन्होंने सोचा था कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आज एस्पिरेशन बहुत है अमंग दलित्स,
तो वो ये चाहते हैं कि उनको सिर्फ सोशल जस्टिस ही नहीं, परंतु उनको थोड़ा मटेरियल एडवांसमेंट भी होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी होनी चाहिए। तो इसीलिए 2014 में जब बीजेपी ने बड़ी प्रोमिसेस की कि एम्प्लॉयमेंट देंगे और अच्छे दिन आएंगे वगैरह, तो वो बीजेपी की तरफ गए। तो तो इसीलिए बट बीएसपी के डिक्लाइन की वजह से, क्योंकि वो बीएसपी से काफी अब हताश हैं और वो सोचते हैं कि एक नई पार्टी को खोजना चाहिए जो हमको कुछ देगी, और इस उम्मीद से वो बीजेपी की तरफ आए हैं। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने जो मैं कहूँगी कि सबॉल्टर्न हिंदुत्व, मतलब हिंदुत्व को इस तरह से पेश करता है, जैसे आपने कहा था कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी वगैरह को इम्पोर्टेंस देना, तो ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी रहा। एक तो रहा है ऑफ कोर्स लाभार्थी वाला वेलफेयर, पर दूसरा रहा है कल्चरल, मतलब उनके पुराने जितने दलित आइकन्स थे, दलित हिस्ट्री, दलित जो उनकी पुरानी जो कल्चरल आइडेंटिटीज है, उनको सब रिस्पेक्ट दे के उनको सैफ्रन फोल्ड में लाना, मतलब उनको एक महा हिंदू आइडेंटिटी के अंदर ला के उनको एक बड़ा हिंदू वोट बैंक बनाना। कल्चरल स्ट्रेटेजी पर सबसे इम्पोर्टेंट रही है। वो इसलिए भी है कि जो छोटे दलित हैं वो अभी पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम में आए हैं 2000 में, और वो एक प्रोसेस ऑफ कल्चरल मॉडर्नाइजेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जी। तो और बहुत लंबे समय से कॉलोनियल पीरियड से एक प्रोसेस ऑफ हिंदुआइजेशन रही है, स्पेशली जैसे वाल्मीकि है, तो पहले भी दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आरएसएस, और अब इन स्ट्रेटजीज से वो बीजेपी की तरफ चले गए हैं। आदित्य, जिस तरह की इस कल्चरल आइडेंटिटी की बात हो रही है, आप इसको कैसे महसूस करती हैं? ये जैसा मैम ने कहा कि ये एक बहुत, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव लास्ट ईयर बनाया गया और इंडिपेंडेंस स्पीच जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, तो उन्होंने झलकारी देवी, उदा देवी, इनका नाम लिया। झलकारी देवी, उदा देवी रिवोल्ट ऑफ 1857 इतिहास की उतनी ही पार्ट है जितनी रानी झांसी की रानी है, पर हमारे एक एवरीडे कॉन्वर्सेशन से ये दलित आइकन्स हमेशा से मिसिंग थे। मंगू राम, उनके बारे में बात होती है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पे एयरपोर्ट बना है। इस तरीके के जो हमारे आइकन्स रहे हैं, उस आइकन्स को एक अब रिप्रेजेंटेशन मिला है, और वो रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन को समझने के लिए, अगर हम रिजर्वेशन समझते तो वो रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है। तो हमें रिप्रेजेंटेशन इन दलित आइकन्स के थ्रू मिला है। अब आप हर जगह देखेंगे कि उदा देवी के बारे में, झलकारी देवी के बारे में किताबें लिखी गई हैं। क्रिस्पन बेट्स के बाद जो उन्होंने किताब लिखी थी, उसके बाद से कोई नहीं। अब आज़ादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन के बाद एवरीबडी आई नो कि वो लोग, इनके, मेरी खुद की कॉलेज लक्ष्मीबाई, हमारे प्रिंसिपल ने एक झलकारी बाई का एक अलग सा एक लैंड डोनेट करके शुरू किया है। तो इसमें जब आपने अभी रिप्रेजेंटेशन की बात की, रिप्रेजेंटेशन अभी भी लेकिन आरक्षित सीटों तक ही महदूद है। वो रिप्रेजेंटेशन आरक्षित सीटों के बियॉन्ड अभी भी नहीं जा पा रहा है। जी, तो जहाँ तक हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो अभी भी क्योंकि हमारा 15% हमें दिया गया है, तो हमें वहाँ तक, हमारे समाज को वहाँ तक की रिप्रेजेंटेशन मिली है। पर अब ज़रूरत है कि जब हम लोग सोशल कोहेशन की बात करेंगे या एक सोशल में एवोल्यूशन की बात करेंगे, तो वो आई वांट टू सी के आगे वाले जनरेशन में होना चाहिए कि एक जनरल कैटेगरी सीट से भी एक दलित कंटेस्ट करे, एक जनरल सीट पे भी एक दलित प्रोफेसर बने, एक जनरल सीट पे भी जुडिशरी भी आए। और इस तरीके का पोजीशन, जो एक कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं ना, वो कल्चरल कैपिटल इससे कनेक्टेड है। जब हमारे पास वो कल्चरल कैपिटल बन जाएगा, तब एक शायद जनरल कैटेगरी सीट पे हम भी खड़े हो पाएंगे, और वो कल्चरल कैपिटल हमारा तभी बन पाएगा जब हमारे पास इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कैपिटल रहेगा। जी संजय जी, अंत में एक चीज़ और, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये मुद्दे, क्योंकि ऐसा नहीं है, अभी पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए तब भी उन्होंने ये बात की थी, क्या ये लोगों के बीच में इसका रेजोनेंस है? दो चीज़ें हैं, मुद्दा महत्वपूर्ण है या नहीं है, और उसका आपको चुनावी फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। मुद्दा महत्वपूर्ण है, महंगाई है, बेरोजगारी है आज, लेकिन क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा? शायद नहीं होगा, क्योंकि इस मुद्दे पर वोट नहीं दे रहे। वापस आते हैं ओबीसी सेंसस पर। यह ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में ज़मीनी स्तर पर समर्थन है। जिन चुनावों का आप जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ कांग्रेस हार गई,
लेकिन इन चुनाव में भी अगर आप जनता से पूछें कि क्या ओबीसी सेंसस होना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति का एक ब्यौरा तैयार होना चाहिए, बड़ी संख्या में लोगों ने कहा था होना चाहिए। ये हम अपने सर्वेक्षण के आंकड़ों के नज़रिए से बता रहा हूँ। लेकिन क्या उस मुद्दे पर वोट करेंगे लोग? क्योंकि वोट देने वक्त आदमी के दिमाग के पास एक वोट होता है, कंसिडरेशंस बहुत होते हैं, पार्टी की पहचान, कुछ भी हो मैं पार्टी के साथ हूँ, कुछ भी हो मैं लीडर के साथ हूँ। तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर समर्थन बहुत है, लोग चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन वो चुनावी मुद्दा नहीं बना। और ये ना माने कि अगर चुनावी मुद्दा नहीं है तो ज़मीन या सतही तौर पे ये ज़मीनी मुद्दा नहीं है। अंतिम प्रश्न मेरा सुधा जी आपके साथ है कि क्या आने वाले समय में कोई दलित नेता उस तरीके से आप उभरता हुआ देख रही हैं, या जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां बढ़ रही हैं और वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, आप आगे चलकर उसको इन्हीं में घुलता मिलता देखती हैं आप? कोई दलित नेता जी राष्ट्रीय स्तर पे पता नहीं, पर उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद काफी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम वो काफी इम्पोर्टेंट हो गए, क्योंकि बीएसपी के डिक्लाइन के बाद वो उभर के आए हैं। और इसी तरह अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, जैसे भीम आर्मी बनी है यूपी में, उसी तरह प्रकाश अम्बेडकर का है, और गुजरात में भी ऑर्गेनाइजेशन है वगैरह। तो ऑल इंडिया लेवल पे कोई दलित नेता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। खड़गे जी की बात की जाती है, पर उनके भी रूट्स कर्नाटक में ही है, और उन्होंने कर्नाटक पॉलिटिक्स में ही रोल प्ले किया है। तो इसीलिए दलित पॉलिटिक्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उसका मतलब उसकी दलित पॉलिटिक्स अलग अलग तरह से प्ले आउट करता है। तो इसलिए कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई दलित नेता नहीं आएगा, पर दलित वोट और दलित की जो डिमांड्स हैं वो हमेशा इम्पोर्टेंट रहेंगी, और कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो उसको इग्नोर कर सकती है, और सभी कोशिश करते हैं कि उनको फुलफिल करें। तो जहां तक वन नेशन वन वोट की बात है, वो तो अभी आगे जाके देखा जाएगा जी कि अगर एक साथ नेशनल और स्टेट इलेक्शंस होंगे तो मुद्दे क्या होंगे, क्या नेशनल मुद्दे ही चलेंगे, स्टेट मुद्दे नहीं चलेंगे, ये सब देखना पड़ेगा। वो अभी तो आया नहीं है, पर इस वक्त दलित पॉलिटिक्स का कोई पैन इंडियन कैरेक्टर है नहीं, और कोई पैन इंडियन ऐसा लीडर है नहीं। यूपी में अभी भी मैं ये कहूंगी कि मायावती या बहन जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आप फील्ड वर्क करें तो वो ये कहेंगे कि इज्जत बहन जी के लिए है। जब एट्रोसिटी होती है हम चंद्रशेखर को डायल करते हैं, पर जब वोट डालना है तो हम बीजेपी को वोट डालते हैं। जी तो आप देखिए आइडेंटिटी और किस तरह से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का पॉलिटिक्स है, जी और हर स्टेट में मेरे हिसाब से दलित पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको एक ऑल इंडिया कैरेक्टर हम दे रहे हैं। अभी नहीं देख सकते। सुधा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अदिति और संजय जी आप स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मुद्दा लगातार गर्म है, आरक्षण का मुद्दा, इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, और मतदान के लिए या अपने आसपास के माहौल में कितना अहम है आपके लिए ये मुद्दा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मुकेश शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। द लेंस के साथ मैं हूं मुकेश शर्मा। सीने पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने नौजवान की भींची हुई मुट्ठियां और तनी हुई नसें। किसी राजनीतिक रैली की एक ऐसी तस्वीर ने पिछले दिनों ध्यान खींचा। चुनाव के दिनों में इस नौजवान की पॉलिटिकल वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। अब जबकि दिनों दिन उत्तर भारत में ख़ास तौर पर न सिर्फ मौसम गर्म हो रहा है, बल्कि राजनीति का तापमान भी चढ़ रहा है। बीता हफ्ता बहुत सारी राजनीतिक हलचल का रहा। काफ़ी सस्पेंस के बाद कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली के कैंडिडेट्स घोषित कर दिए, और बीजेपी ने कैसरगंज से। रायबरेली से राहुल गांधी ने कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक रायबरेली सीट को पहले से ही गांधी परिवार के लिए रिजर्व्ड मान रहे थे।
राहुल ने पिछले दिनों बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस पर संविधान और रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी निशाना साधा है। उनका कहना रहा है कि बीजेपी संविधान को ख़त्म करना चाहती है, जिसके साथ साथ आरक्षण भी खत्म हो सकता है। इस बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने फिर कहा कि संगठन पूरी तरह आरक्षण का समर्थन करता है और जब तक भेदभाव खत्म नहीं हो जाता आरक्षण बना रहना चाहिए। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और साथी दलों से लिखित गारंटी मांगी कि वे संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे या फिर एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि सेंधमारी नहीं करेंगे। आज हम बात इसी पर करना चाहते हैं कि कैसे चुनाव के दौरान आरक्षण का मुद्दा और दलित या पिछड़े अचानक चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ लोकनीति के सह निदेशक संजय कुमार जी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कॉलमनिस्ट प्रोफेसर सुधा पाई जी और अदिति नारायण पासवान, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और दलित विषयों पर लिखती रही हैं। यहाँ ये भी बता दें कि अदिति बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान जी की बेटी हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत दरअसल मैं अदिति आपसे करना चाहता हूँ और आपके लिव्ड एक्सपीरियंस से करना चाहता हूँ। अचानक चुनाव के समय इतनी जो आरक्षण की चर्चा गर्म होती है, इसको आप कैसे देखती हैं? नमस्कार आपको और आप सभी को। क्योंकि जब मैं एक पॉलिटिकल फैमिली में भी मेरा जन्म हुआ है और बचपन से मेरे घर पे ना एक लिखा रहता था, गर्व से कहो हम दुसाध हैं। और मैं बचपन से सोचती थी कि पापा ये इतना जाति जाति आप हमेशा बचपन से क्यों सिखा रहे हैं। तो फिर मेरे पापा कहते थे समझ आएगा तुम्हें। आज जब मैं अकेडमिया में हूँ, आज जब हम बीबीसी में आ पाए हैं, तब मुझे समझ में आया कि वो जो कास्ट कॉन्फिडेंस, कास्ट कॉन्शियसनेस मेरे अंदर आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि बचपन से मुझे बताया गया था मैं कौन हूँ, मैं किस जाति से हूँ, मेरा सोशल अफिलिएशन क्या है। तो कास्ट कॉन्शियसनेस दलित में तो बचपन से होता है, पर जब हम लोग दूसरे समाज की बात करें उनमें कास्ट कॉन्शियस कब आता है? उनमें कास्ट कॉन्शियसनेस आता है जब हमें नौकरी मिलती है, रिक्रूटमेंट होता है, प्रमोशन होता है, शादी होती है या चुनाव होता है। या अभी पिछले महीना दलित इतिहास मंथ था, दलित हिस्ट्री मंथ या बाबा साहेब अम्बेडकर। पूरे साल कितने लोग हम लोग बाबा साहेब को याद करते हैं या उनके जो उन्होंने बातें कही थी उसके बारे में बात करते हैं, पर एक ऐसा अप्रैल का महीना 14 अप्रैल को आप देखेंगे हर विश्वविद्यालय से लेके हर पॉलिटिकल पार्टी से लेके हम सब बाबा साहेब को याद करते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में एक जाति ऐसी चीज़ है जो इट्स डीपली डीपली एम्बेडेड, वो हर जगह है, वो हमारे सोच में है, हमारे एवरीडे कॉन्वर्सेशन में, हमारे पार्ट में भी है। जब मुझे याद है कि जब मेरा स्टीफेंस में एडमिशन हुआ तो मेरी क्लास टीचर ने मुझे कॉल किया, अरे तुम्हारा वहाँ कैसे हो गया? ओहो अच्छा अच्छा, तुम्हारे पास कोटा है। तो लोगों को लगता है जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है ना, वो एक बिजनेस क्लास टिकट है मेरे पास, जिससे मैं ऐसे बैठ के स्टीफेंस आ गई दरभंगा से। हमने ना सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया ना कुछ किया। अब उस टाइम पे मुझे लगा कि अच्छा, जात ऐसा नहीं कि जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया बचपन से, वो अब मुझे समझ आ रहा है कि हर कैसे जीवन के हर एक पड़ाव पे मुझे ये समझाना पड़ेगा। और जब आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो अभी पिछले वर्ष मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्यूटा का इलेक्शन लड़ा था, तो उस पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, ठीक है हम लोग थोड़ा कहते हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हो, रीजन बेस्ड नहीं हो, पर क्यों हम लोग इसको एक स्ट्रैटिफाइंग फोर्स की तरह देखें? ये एक सोशल अफिलिएटिंग फैक्टर्स भी हो सकता है। मुझे अगर मैं पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करती हूँ तो पूर्वांचल सेगमेंट शायद हमारे साथ हो, मैं मैथिल बोलती हूँ तो मैथिल स्पीकिंग लोग हमारे साथ हों। तो इस तरीके से ये एक सोशल अफिलिएटिंग फैक्टर्स भी है रादर देन जस्ट स्ट्रैटिफाइंग फैक्टर्स। वो हम किस तरीके से किस पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं उसलिए देखा जाता है। पर बिकॉज अभी चुनाव है, हम लोग का पॉपुलेशन काफ़ी है, तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, इसी शब्दों के बीच में, और हमारे देश में कहते हैं दैट यू गो एंड यू कास्ट योर वोट, आप अपने हिसाब से कहते हैं। तो इसलिए अभी चुनाव के, लोकसभा इलेक्शंस के कारण, चुनाव के कारण ये चल रहा है, काफ़ी बातचीत हो रही है। और इस तरीके से मुझे याद है मेरे फादर ने एक और बात कहा था, जब वो पार्लियामेंट में इंग्लिश में एक स्पीच दे के आए थे, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि जब मैं इंग्लिश में बोल रहा था तो बाहर आके लोगों ने कहा, ओ देखो अब दलित इंग्लिश में भी बात करने लगे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि किस किस तरीके से वो एक हर पड़ाव पे हमें ये प्रूव करना चाहता है, हम प्रूव करना हमें पड़ता है कि हम कितने मेरिटोरियस हैं, हमें कितना
और आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ माई स्ट्रगल, इट इज़, आई डोंट से दैट इट इज़ माई कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू प्रूव माई मेरिट, पर इट इज़ द कॉन्स्टेंट ये कि मैं अपने आप में एक ठहराव ला रही हूँ, अपनी आइडेंटिटी के साथ कंफर्टेबल हो रही हूँ। और ये हर उस दलित महिला के लिए है, हर उस दलित समाज के बच्चों के लिए, कि हमें एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने इतिहास को, अपने कल्चर को और हमारी क्या आइडेंटिटी है उसको अपनाना चाहिए। दलित पहचान की ये बात है। और संजय जी, इसमें एक चीज़ जिस पे मैं इसकी राजनीति की तरफ अगर आता हूँ, 90 के दशक में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आती है 80 के दशक के अंत की तरफ और 90 का दौर, और फिर धीरे धीरे 2014 के बाद ऐसा लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का एक उभार हुआ है, जाति की ये जो विशेष रूप से दलित पिछड़ों की पहचान है, उसके बीच में क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा लग रहा है कि आप देखते हैं? मुझे लगता नहीं है कि कोई कन्फ्लिक्ट है। ये ज़रूर है कि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स की, उसके पहले पिछड़ों की राजनीति नहीं हो रही थी, दलितों की राजनीति होती थी और हम आदिवासी समुदाय के वोटरों को एक वोट बैंक के रूप में देखते थे। लेकिन पोस्ट मंडल जो उभार हुआ देश की राजनीति में, यह एक नया परिवर्तन आया कि ओबीसी मोबिलाइजेशन की चर्चा होनी शुरू हुई। और अगर अब बात करते हैं तब हम ओबीसी में भी दो वर्ग बांट के देखते हैं, अपर ओबीसी, लोअर ओबीसी की बात होती है। लेकिन मुझे कन्फ्लिक्ट तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा टकराव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विशेष रूप से 2014 के बाद से जीतने के बाद जिस तरह से ऐसा लगता है कि पहचान एक हिंदू पहचान के तौर पे बनाने की कोशिश ज़्यादा दिखाई पड़ती है, या आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू पहचान को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि इन वर्गों में अपनी पहचान को बनाए रखने की, क्योंकि वो एक संघर्ष है, उसको अचानक छोड़ा नहीं जा सकता। वो एक संघर्ष नहीं कहना चाहिए, लेकिन शायद ये कि वो बना रहे, उसका एक इच्छा ज़्यादा है। देखिए, हम सब की कई आइडेंटिटीज़ होती हैं, छोटी से बड़ी आइडेंटिटी होती है, और डिपेंड करता है हम किस आइडेंटिटी को इन्वोक करते हैं, किस आइडेंटिटी, किस पहचान को हम आगे लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप लंदन में होते हैं और वहाँ जब आपसे कोई पूछता है आप क्या हैं, तो आप कहते हैं मैं हिंदुस्तान से हूँ, और फिर वहाँ से जब वो कहता मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, तो फिर हम राज्य की पहचान पर आते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में कौन से राज्य से? और जब अगर हम दिल्ली में बात करते हैं तो हिंदुस्तानी पहचान नहीं होती है, हमारी पहचान राज्य से शुरू होके फिर जिले तक जाती है और जिले से जाते जाते जाति तक जाती है। तो दोनों पहचान है, धर्म की पहचान है हम सब के बीच में, और एक जाति की भी पहचान है। मल्टीपल आइडेंटिटीज़ की बात होती है। तो और पहचान जितनी गहरी, जितनी छोटी पहचान होती है, जिस छोटी चीज़ से आप अटैच करते हो उससे पहचान बहुत गहरी होती है। तो बीजेपी की कोशिश है कि ये जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो जाति आधारित राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, और इसकी वजह बहुत साफ है। अगर आप 2014 के पहले के चुनाव तक देखें तो ओबीसी का वोट जो है लगभग 20-22% कांग्रेस को जाता था और 20-22% बीजेपी को, और जो बड़ा हिस्सा 50% ओबीसी का वोट तमाम रीजनल पार्टियों को जाता था। 14 के बाद एक परिवर्तन हुआ और बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, 24 से करीब 33, और 2019 के चुनाव में ओबीसी में से 44% ने बीजेपी को वोट किया। बीजेपी एक बड़े नैरेटिव को लेके आ रही है, धर्म की पहचान हो, और उन्हें लगता है कि अगर आपकी बड़ी आइडेंटिटी होगी तो वो छोटी आइडेंटिटी को ढक देगा। विपक्षी पार्टियों का प्रयास ये है कि वो आप अपनी जो उससे छोटी आइडेंटिटी है पहले उसको ध्यान रखें, अपने जाति की आइडेंटिटी को बचाएं, फिर धर्म की आइडेंटिटी पर जाएं। सुधा जी, पिछले दिनों हमने ये देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी एक बात आई कि आरक्षण के समर्थन में है, और जब तक भेदभाव खत्म नहीं होता तब तक आरक्षण चलते रहना चाहिए, मंदिरों में प्रवेश की आज़ादी होनी चाहिए, छुआछूत खत्म होना चाहिए। जब इस विचार की आलोचना होती है तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूरी की पूरी गांधी जी का एक प्रोग्राम था छुआछूत हटाने वाला, ये अभी भी उसी जोन का प्रोग्राम है, जाति व्यवस्था खत्म करने की स्थिति तक अभी नहीं पहुंचती है ये बात भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ से। आप कैसे देखती हैं इसको? चुनाव के दौरान आरक्षण बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। वो इसलिए कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि इस बार 400 पार। इसके बाद काफी बीजेपी लीडर्स ने, कुछ लीडर्स ने ये कहा कि संविधान बदलेंगे, और संविधान बदलने का मतलब ये है कि आरक्षण खत्म होगा।
तो इसलिए आरक्षण का मुद्दा एकदम से बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और ये अभी हर एक पार्टी के कैंपेन में है। तो मोहन भागवत ने अभी रिसेंटली कहा कि नहीं हम कुछ नहीं बदलेंगे और आरक्षण हमेशा रहना चाहिए। मोदी जी ने भी ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर होली बुक। तो और ऑपोजिशन पार्टी ये कह रहे हैं कि हम अगर आएंगे सत्ता में तो हम 50% का जो कैप है और रिजर्वेशन हम उसको उठा के और भी आरक्षण देंगे। तो इस तरह से दलित पॉलिटिक्स या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो खेली जा रही है इस कैंपेन में। अब बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर ये आरक्षण की बात आगे जाए और अगर ऑपोजिशन ये कहते रहे कि आरक्षण बीजेपी हटाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगी, तो दलित वोट शायद उनको नहीं मिले और अब इंडिया अलायंस को भी मिल सकता है। तो इस तरह से ये जो मुद्दा है आरक्षण का, ये इस बार बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और इस इलेक्शन में आगे बढ़ के हम देखेंगे कि ये आपस में इन लोगों की इस चीज पे काफी डिस्कशन हुआ है। जी सुधा जी मैं लौटता हूँ, लेकिन जो बात संजय जी सुधा जी जो बात कह रही हैं कि नॉन जाटव वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आया है, आपने जो पिछले चुनावों को देखा है, आपने इसको किस तरह से महसूस किया है कि धीरे धीरे भाजपा अपनी ओर इसको खींचने में कामयाब हुई है? हाँ बिल्कुल, जो पहले मैंने आंकड़ों का जिक्र किया कि 44% ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ गया 2019 के लोकसभा चुनाव में। और अगर आप राज्यों को देखें तो अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में दलित वोट भी नेशनली अब 1/3 दलित वोट बीजेपी की तरफ गया 2019 के चुनाव में। और उसके पहले के चुनाव को देखें तो तकरीबन 10 से 12-14% दलित वोट बीजेपी को जाता था। यूपी की बात करें तो यूपी में भी जाटव और नॉन जाटव वोट में एक आपको डिवीज़न दिखाई पड़ता है। जाटव वोट तो अभी भी बीएसपी के साथ टिका हुआ दिखता है, उसमें भी गिरावट है। एक समय था जब लगभग 85% जाटव वोट बीएसपी की तरफ जाता था, अब वो गिर के 67-68% पहुंच गया है। नॉन जाटव वोट का सबसे बड़ा चंक है वो बीजेपी की तरफ गया 2019 के चुनाव में भी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी। लगभग 37-38% नॉन जाटव वोट बीजेपी की तरफ गया और 30% वोट जो है ये बीएसपी की तरफ रहा, 20-22% कांग्रेस की तरफ और बिखरा हुआ था। तो इसकी वजह, आप इस परिवर्तन की वजह क्या देखते हैं? मुझे लगता है हताशा, डिसएंचेनमेंट, क्योंकि जब एक समुदाय का वोटर एक पार्टी के साथ लंबे समय तक खड़ा रहता है, उसे इस बात की अपेक्षा रहती है कि कुछ न कुछ समुदाय को फ़ायदा होगा, उस सेक्शन ऑफ वोटर्स को फ़ायदा होगा। जब उन्हें लंबे समय के बाद लगता है कि अब कोई इसका फ़ायदा दिखाई नहीं पड़ता, तो वो दूसरी जगह तलाश करने लगते हैं और बीजेपी ने जो प्रॉमिसेस किए वो उनको अट्रैक्टिव लगे, तो इसी के लिए शिफ्ट दिखाई पड़ता है, जैसा मुस्लिम वोटरों के बीच में देखने को मिला। एक समय था, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर 70-60% मुस्लिम वोट मिलता था। आज कांग्रेस का मुस्लिम सपोर्ट गिर के लगभग 30% पे चला आया और तमाम राज्यों में रीजनल पार्टियों की तरफ मुस्लिम वोट शिफ्ट हो गया। यही चीज़ अलग अलग जाति के लोगों में भी दिखाई पड़ता है। जी सुधा जी, ये जो बात हो रही है इसमें आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, जो बीजेपी के साथ दलित आया और जो बसपा के साथ विशेष तौर पे यूपी में अगर दलित रह गया, तो एक तो ये है कि सांस्कृतिक पहचान को बहुत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उसका जिक्र किया है, आप उसका योगदान देखती हैं इस विभाजन में, दोनों तरफ होने वाले वोट में? जैसे संजय जी ने अभी कहा, आम जो छोटे दलित ग्रुप्स हैं वो बीएसपी से काफी परेशान है। वो ये सोचते हैं कि ये जाटव पार्टी है। सेकेंडली, जो उन्होंने सर्वजन पॉलिसी की थी उसमें उन्होंने सोचा था कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आज एस्पिरेशन बहुत है अमंग दलित्स, तो वो ये चाहते हैं कि उनको सिर्फ सोशल जस्टिस ही नहीं परंतु उनको थोड़ा मटेरियल एडवांसमेंट भी होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी होनी चाहिए। तो इसीलिए 2014 में जब बीजेपी ने बड़ी प्रॉमिसेस की कि एम्प्लॉयमेंट देंगे और अच्छे दिन आएंगे वगैरह, तो वो बीजेपी की तरफ गए। तो इसीलिए बट बीएसपी के डिक्लाइन की वजह से, क्योंकि वो बीएसपी से काफी अब हताश है और वो सोचते हैं कि एक नई पार्टी को खोजना चाहिए जो हमको कुछ देगी, और इस उम्मीद से वो बीजेपी की तरफ आए हैं।
दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने जो मैं कहूँगी कि सबॉल्टर्न हिंदुत्व, मतलब हिंदुत्व को इस तरह से पेश करता है, जैसे आपने कहा था कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी वगैरह को इम्पोर्टेंस देना, तो ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी रहा। एक तो रहा है ऑफ कोर्स लाभार्थी वाला वेलफेयर, पर दूसरा रहा है कल्चरल, मतलब उनके पुराने जितने दलित आइकन्स थे, दलित हिस्ट्री, दलित जो उनकी पुरानी जो कल्चरल आइडेंटिटीज है, उनको सब रिस्पेक्ट देके उनको सैफ्रन फोल्ड में लाना, मतलब उनको एक महा हिंदू आइडेंटिटी के अंदर ला के उनको एक बड़ा हिंदू वोट बैंक बनाना। कल्चरल स्ट्रेटेजी पर सबसे इम्पोर्टेंट रही है। वो इसलिए भी है कि जो छोटे दलित हैं वो अभी पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम में आए हैं 2000 में, और वो एक प्रोसेस ऑफ कल्चरल मॉडर्नाइजेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जी। तो और बहुत लंबे समय से कॉलोनियल पीरियड से एक प्रोसेस ऑफ हिंदुआइजेशन रही है, स्पेशली जैसे वाल्मीकि है, तो पहले भी दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आरएसएस, और अब इन स्ट्रेटजीज से वो बीजेपी की तरफ चले गए हैं। आदित्य, जिस तरह की इस कल्चरल आइडेंटिटी की बात हो रही है, आप इसको कैसे महसूस करती हैं? ये जैसा मैम ने कहा कि ये एक बहुत, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव लास्ट ईयर बनाया गया और इंडिपेंडेंस स्पीच जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, तो उन्होंने झलकारी देवी, उदा देवी, इनका नाम लिया। झलकारी देवी, उदा देवी रिवोल्ट ऑफ 1857 इतिहास की उतनी ही पार्ट है जितनी रानी झांसी की रानी है। पर हमारे एक एवरीडे कॉन्वर्सेशन से ये दलित आइकन्स हमेशा से मिसिंग थे। मंगू राम, उनके बारे में बात होती है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पे एयरपोर्ट बना है। इस तरीके के जो हमारे आइकन्स रहे हैं, उस आइकन्स को एक अब रिप्रेजेंटेशन मिला है, और वो रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन को समझने के लिए, अगर हम रिजर्वेशन समझते तो वो रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है। तो हमें रिप्रेजेंटेशन इन दलित आइकन्स के थ्रू मिला है। अब आप हर जगह देखेंगे कि उदा देवी के बारे में, झलकारी देवी के बारे में किताबें लिखी गई हैं। क्रिस्पन बेट्स के बाद जो उन्होंने किताब लिखी थी, उसके बाद से कोई नहीं। अब आज़ादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन के बाद एवरीबडी आई नो कि वो लोग, इनके, मेरी खुद की कॉलेज लक्ष्मीबाई, हमारे प्रिंसिपल ने एक झलकारी बाई का एक अलग सा एक लैंड डोनेट करके शुरू किया है। तो इसमें जब आपने अभी रिप्रेजेंटेशन की बात की, रिप्रेजेंटेशन अभी भी लेकिन आरक्षित सीटों तक ही महदूद है। वो रिप्रेजेंटेशन आरक्षित सीटों के बियॉन्ड अभी भी नहीं जा पा रहा है। जी, तो जहाँ तक हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो अभी भी क्योंकि हमारा 15% हमें दिया गया है, तो हमें वहाँ तक, हमारे समाज को वहाँ तक की रिप्रेजेंटेशन मिली है। पर अब ज़रूरत है कि जब हम लोग सोशल कोहेशन की बात करेंगे या एक सोशल में एवोल्यूशन की बात करेंगी, तो वो आई वांट टू सी के आगे वाले जनरेशन में होना चाहिए कि एक जनरल कैटेगरी सीट से भी एक दलित कंटेस्ट करे, एक जनरल सीट पे भी एक दलित प्रोफेसर बने, एक जनरल सीट पे भी जुडिशरी भी आए। और इस तरीके का पोजीशन, जो एक कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं ना, वो कल्चरल कैपिटल इससे कनेक्टेड है। जब हमारे पास वो कल्चरल कैपिटल बन जाएगा, तब एक शायद जनरल कैटेगरी सीट पे हम भी खड़े हो पाएंगे। और वो कल्चरल कैपिटल हमारा तभी बन पाएगा जब हमारे पास इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कैपिटल रहेगा। जी संजय जी, अंत में एक चीज़ और, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये मुद्दे, क्योंकि ऐसा नहीं, अभी पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए तब भी उन्होंने ये बात की थी, क्या ये लोगों के बीच में इसका रेजोनेंस है? दो चीज़ें हैं, मुद्दा महत्वपूर्ण है या नहीं है, और उसका आपको चुनावी फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। मुद्दा महत्वपूर्ण है, महंगाई है, बेरोजगारी है आज, लेकिन क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा? शायद नहीं होगा, क्योंकि इस मुद्दे पर वोट नहीं दे रहे। वापस आते हैं ओबीसी सेंसस पर। यह ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में ज़मीनी स्तर पर समर्थन है। जिन चुनावों का आप जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ कांग्रेस हार गई, लेकिन इन चुनाव में भी अगर आप जनता से पूछें कि क्या ओबीसी सेंसस होना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति का एक ब्यौरा तैयार होना चाहिए, बड़ी संख्या में लोगों ने कहा था होना चाहिए। ये हम अपने सर्वेक्षण के आंकड़ों के नज़रिए से बता रहा हूँ। लेकिन क्या उस मुद्दे पर वोट करेंगे लोग? क्योंकि वोट देने वक्त आदमी के दिमाग के पास एक वोट होता है, कंसिडरेशंस बहुत होते हैं। पार्टी की पहचान, कुछ भी हो मैं पार्टी के साथ हूँ, कुछ भी हो मैं लीडर के साथ हूँ। तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर समर्थन बहुत है, लोग चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन वो चुनावी मुद्दा नहीं बना। और ये ना माने कि अगर चुनावी मुद्दा नहीं है
तो ज़मीन या सतही तौर पे ये ज़मीनी मुद्दा नहीं है। नहीं है। अंतिम प्रश्न मेरा सुधा जी आपके साथ है कि क्या आने वाले समय में कोई दलित नेता उस तरीके से आप उभरता हुआ देख रही हैं, या जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां बढ़ रही हैं और वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, आप आगे चलकर उसको इन्हीं में घुलता मिलता देखती हैं आप? कोई दलित नेता जी राष्ट्रीय स्तर पे पता नहीं, पर उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद काफी इम्पोर्टेंट हो गए हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम वो काफी इम्पोर्टेंट हो गए, क्योंकि बीएसपी के डिक्लाइन के बाद वो उभर के आए हैं। और इसी तरह अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, जैसे भीम आर्मी बनी है यूपी में, उसी तरह प्रकाश अम्बेडकर का है, और गुजरात में भी ऑर्गेनाइजेशन है वगैरह। तो ऑल इंडिया लेवल पे कोई दलित नेता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। खड़गे जी की बात की जाती है, पर उनके भी रूट्स कर्नाटक में ही है, और उन्होंने कर्नाटक पॉलिटिक्स में ही रोल प्ले किया है। तो इसीलिए दलित पॉलिटिक्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उसका मतलब उसकी दलित पॉलिटिक्स अलग अलग तरह से प्ले आउट करता है। तो इसलिए कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई दलित नेता नहीं आएगा, पर दलित वोट और दलित की जो डिमांड्स हैं वो हमेशा इम्पोर्टेंट रहेंगी, और कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो उसको इग्नोर कर सकती है, और सभी कोशिश करते हैं कि उनको फुलफिल करें। तो जहां तक वन नेशन वन वोट की बात है, वो तो अभी आगे जाके देखा जाएगा जी कि अगर एक साथ नेशनल और स्टेट इलेक्शंस होंगे तो मुद्दे क्या होंगे, क्या नेशनल मुद्दे ही चलेंगे, स्टेट मुद्दे नहीं चलेंगे, ये सब देखना पड़ेगा। वो अभी तो आया नहीं है, पर इस वक्त दलित पॉलिटिक्स का कोई पैन इंडियन कैरेक्टर है नहीं, और कोई पैन इंडियन ऐसा लीडर है नहीं। यूपी में अभी भी मैं ये कहूंगी कि मायावती या बहन जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आप फील्ड वर्क करें तो वो ये कहेंगे कि इज्जत बहन जी के लिए है। जब एट्रोसिटी होती है हम चंद्रशेखर को डायल करते हैं, पर जब वोट डालना है तो हम बीजेपी को वोट डालते हैं। जी तो आप देखिए आइडेंटिटी और किस तरह से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का पॉलिटिक्स है, जी और हर स्टेट में मेरे हिसाब से दलित पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको एक ऑल इंडिया कैरेक्टर हम दे रहे हैं। अभी नहीं देख सकते। सुधा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अदिति और संजय जी आप स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मुद्दा लगातार गर्म है, आरक्षण का मुद्दा, इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, और मतदान के लिए या अपने आसपास के माहौल में कितना अहम है आपके लिए ये मुद्दा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मुकेश शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। द लेंस के साथ मैं हूं मुकेश शर्मा। सीने पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने नौजवान की भींची हुई मुट्ठियां और तनी हुई नसें। किसी राजनीतिक रैली की एक ऐसी तस्वीर ने पिछले दिनों ध्यान खींचा। चुनाव के दिनों में इस नौजवान की पॉलिटिकल वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। अब जबकि दिनों दिन उत्तर भारत में ख़ास तौर पर न सिर्फ मौसम गर्म हो रहा है, बल्कि राजनीति का तापमान भी चढ़ रहा है। बीता हफ्ता बहुत सारी राजनीतिक हलचल का रहा। काफ़ी सस्पेंस के बाद कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली के कैंडिडेट्स घोषित कर दिए, और बीजेपी ने कैसरगंज से। रायबरेली से राहुल गांधी ने कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक रायबरेली सीट को पहले से ही गांधी परिवार के लिए रिजर्व्ड मान रहे थे। राहुल ने पिछले दिनों बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस पर संविधान और रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी निशाना साधा है। उनका कहना रहा है कि बीजेपी संविधान को ख़त्म करना चाहती है, जिसके साथ साथ आरक्षण भी खत्म हो सकता है। इस बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने फिर कहा कि संगठन पूरी तरह आरक्षण का समर्थन करता है, और जब तक भेदभाव खत्म नहीं हो जाता आरक्षण बना रहना चाहिए।
उधर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और साथी दलों से लिखित गारंटी मांगी कि वे संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे या फिर SC, ST, OBC को मिलने वाले आरक्षण में उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि सेंधमारी नहीं करेंगे। आज हम बात इसी पर करना चाहते हैं कि कैसे चुनाव के दौरान आरक्षण का मुद्दा और दलित या पिछड़े अचानक चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ लोकनीति के सह निदेशक संजय कुमार जी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कॉलमनिस्ट प्रोफेसर सुधा पाई जी और अदिति नारायण पासवान जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और दलित विषयों पर लिखती रही हैं। यहाँ ये भी बता दें कि अदिति बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान जी की बेटी हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत दरअसल मैं अदिति आपसे करना चाहता हूँ और आपके लिव्ड एक्सपीरियंस से करना चाहता हूँ। अचानक चुनाव के समय इतनी जो आरक्षण की चर्चा गर्म होती है, इसको आप कैसे देखती हैं? नमस्कार आपको और आप सभी को। क्योंकि जब मैं एक पॉलिटिकल फैमिली में भी मेरा जन्म हुआ है और बचपन से मेरे घर पे ना एक लिखा रहता था, गर्व से कहो हम दुसाध हैं। और मैं बचपन से सोचती थी कि पापा ये इतना जाति जाति आप हमेशा बचपन से क्यों सिखा रहे हैं। तो फिर मेरे पापा कहते थे समझ आएगा तुम्हें। आज जब मैं अकेडमिया में हूँ, आज जब हम BBC में आ पाए हैं, तब मुझे समझ में आया कि वो जो कास्ट कॉन्फिडेंस, कास्ट कॉन्शियसनेस मेरे अंदर आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि बचपन से मुझे बताया गया था मैं कौन हूँ, मैं किस जाति से हूँ, मेरा सोशल अफिलिएशन क्या है। तो कास्ट कॉन्शियसनेस दलित में तो बचपन से होता है, पर जब हम लोग दूसरे समाज की बात करें उनमें कास्ट कॉन्शियस कब आता है? उनमें कास्ट कॉन्शियसनेस आता है जब हमें नौकरी मिलती है, रिक्रूटमेंट होता है, प्रमोशन होता है, शादी होती है या चुनाव होता है। या अभी पिछले महीना दलित इतिहास मंथ था, दलित हिस्ट्री मंथ या बाबा साहेब अम्बेडकर। पूरे साल कितने लोग हम लोग बाबा साहेब को याद करते हैं या उनके जो उन्होंने बातें कही थी उसके बारे में बात करते हैं, पर एक ऐसा अप्रैल का महीना 14 अप्रैल को आप देखेंगे हर विश्वविद्यालय से लेके, हर पॉलिटिकल पार्टी से लेके हम सब बाबा साहेब को याद करते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में एक जाति ऐसी चीज़ है जो इट्स डीपली डीपली एम्बेडेड, वो हर जगह है, वो हमारे सोच में है, हमारे एवरीडे कॉन्वर्सेशन में, हमारे पार्ट में भी है। जब मुझे याद है कि जब मेरा स्टीफेंस में एडमिशन हुआ तो मेरी क्लास टीचर ने मुझे कॉल किया, अरे तुम्हारा वहाँ कैसे हो गया? ओहो अच्छा तुम्हारे पास कोटा है। तो लोगों को लगता है जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है ना, वो एक बिजनेस क्लास टिकट है मेरे पास, जिससे मैं ऐसे बैठ के स्टीफेंस आ गई दरभंगा से। हमने ना CBSE का एग्ज़ाम दिया ना कुछ किया। अब उस टाइम पे मुझे लगा कि अच्छा, जात ऐसा नहीं कि जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया बचपन से, वो अब मुझे समझ आ रहा है कि हर कैसे जीवन के हर एक पड़ाव पे मुझे ये समझाना पड़ेगा। और जब आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो अभी पिछले वर्ष मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्यूटा का इलेक्शन लड़ा था, तो उस पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, ठीक है हम लोग थोड़ा कहते हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हो, रीजन बेस्ड नहीं हो, पर क्यों हम लोग इसको एक स्ट्रैटिफाइंग फोर्स की तरह देखें? ये एक सोशल अफिलिएटिंग फैक्टर्स भी हो सकता है। मुझे अगर मैं पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करती हूँ तो पूर्वांचल सेगमेंट शायद हमारे साथ हो, मैं मैथिल बोलती हूँ तो मैथिल स्पीकिंग लोग हमारे साथ हों। तो इस तरीके से ये एक सोशल अफिलिएटिंग फैक्टर्स भी है रादर देन जस्ट स्ट्रैटिफाइंग फैक्टर्स। वो हम किस तरीके से किस पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं उसलिए देखा जाता है। पर बिकॉज अभी चुनाव है, हम लोग का पॉपुलेशन काफ़ी है, तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, इसी शब्दों के बीच में, और हमारे देश में कहते हैं दैट यू गो एंड यू कास्ट योर वोट, आप अपने हिसाब से कहते हैं। तो इसलिए अभी चुनाव के, लोकसभा इलेक्शंस के कारण, चुनाव के कारण ये चल रहा है, काफ़ी बातचीत हो रही है। और इस तरीके से मुझे याद है मेरे फादर ने एक और बात कहा था, जब वो पार्लियामेंट में इंग्लिश में एक स्पीच दे के आए थे, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि जब मैं इंग्लिश में बोल रहा था तो बाहर आके लोगों ने कहा, ओ देखो अब दलित इंग्लिश में भी बात करने लगे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि किस किस तरीके से वो एक हर पड़ाव पे हमें ये प्रूव करना चाहता है, हम प्रूव करना हमें पड़ता है कि हम कितने मेरिटोरियस हैं, हमें कितना। और आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ माई स्ट्रगल, इट इज़, आई डोंट से दैट इट इज़ माई कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू प्रूव माई मेरिट, पर इट इज़ द कॉन्स्टेंट ये कि मैं अपने आप में एक ठहराव ला रही हूँ, अपनी आइडेंटिटी के साथ कंफर्टेबल हो रही हूँ। और ये हर उस दलित महिला के लिए है, हर उस दलित समाज के बच्चों के लिए, कि हमें एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने इतिहास को, अपने कल्चर को और हमारी क्या आइडेंटिटी है उसको अपनाना चाहिए। दलित पहचान की ये बात है। और संजय जी, इसमें एक चीज़ जिस पे मैं इसकी राजनीति की तरफ अगर आता हूँ,
90 के दशक में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आती है 80 के दशक के अंत की तरफ और 90 का दौर, और फिर धीरे धीरे 2014 के बाद ऐसा लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का एक उभार हुआ है, जाति की ये जो विशेष रूप से दलित पिछड़ों की पहचान है, उसके बीच में क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा लग रहा है कि आप देखते हैं? मुझे लगता नहीं है कि कोई कन्फ्लिक्ट है। ये ज़रूर है कि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स की, उसके पहले पिछड़ों की राजनीति नहीं हो रही थी, दलितों की राजनीति होती थी और हम आदिवासी समुदाय के वोटरों को एक वोट बैंक के रूप में देखते थे। लेकिन पोस्ट मंडल जो उभार हुआ देश की राजनीति में, यह एक नया परिवर्तन आया कि ओबीसी मोबिलाइजेशन की चर्चा होनी शुरू हुई। और अगर अब बात करते हैं तब हम ओबीसी में भी दो वर्ग बांट के देखते हैं, अपर ओबीसी, लोअर ओबीसी की बात होती है। लेकिन मुझे कन्फ्लिक्ट तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा टकराव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विशेष रूप से 2014 के बाद से जीतने के बाद जिस तरह से ऐसा लगता है कि पहचान एक हिंदू पहचान के तौर पे बनाने की कोशिश ज़्यादा दिखाई पड़ती है, या आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू पहचान को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि इन वर्गों में अपनी पहचान को बनाए रखने की, क्योंकि वो एक संघर्ष है, उसको अचानक छोड़ा नहीं जा सकता, वो एक संघर्ष नहीं कहना चाहिए, लेकिन शायद ये कि वो बना रहे, उसका एक इच्छा ज़्यादा है। देखिए, हम सब की कई आइडेंटिटीज़ होती है, छोटी से बड़ी आइडेंटिटी होती है और डिपेंड करता है हम किस आइडेंटिटी को इन्वोक करते हैं, किस आइडेंटिटी, किस पहचान को हम आगे लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप लंदन में होते हैं और वहाँ जब आपसे कोई पूछता है आप क्या हैं, तो आप कहते हैं मैं हिंदुस्तान से हूँ, और फिर वहाँ से जब वो कहता मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, तो फिर हम राज्य की पहचान पर आते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में कौन से राज्य से? और जब अगर हम दिल्ली में बात करते हैं तो हिंदुस्तानी पहचान नहीं होती है, हमारी पहचान राज्य से शुरू होके फिर जिले तक जाती है और जिले से जाते जाते जाति तक जाती है। तो दोनों पहचान है, धर्म की पहचान है हम सब के बीच में और एक जाति की भी पहचान है, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ की बात होती है। तो और पहचान जितनी गहरी, जितनी छोटी पहचान होती है, जिस छोटी चीज़ से आप अटैच करते हो उससे पहचान बहुत गहरी होती है। तो बीजेपी की कोशिश है कि ये जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो जाति आधारित राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, और इसकी वजह बहुत साफ है। अगर आप 2014 के पहले के चुनाव तक देखें तो ओबीसी का वोट जो है लगभग 20-22% कांग्रेस को जाता था और 20-22% बीजेपी को, और जो बड़ा हिस्सा 50% ओबीसी का वोट तमाम रीजनल पार्टियों को जाता था। 14 के बाद एक परिवर्तन हुआ और बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, 24 से करीब 33, और 2019 के चुनाव में ओबीसी में से 44% ने बीजेपी को वोट किया। बीजेपी एक बड़े नैरेटिव को लेके आ रही है, धर्म की पहचान हो, और उन्हें लगता है कि अगर आपकी बड़ी आइडेंटिटी होगी तो वो छोटी आइडेंटिटी को ढक देगा। विपक्षी पार्टियों का प्रयास ये है कि वो आप अपनी जो उससे छोटी आइडेंटिटी है पहले उसको ध्यान रखें, अपने जाति की आइडेंटिटी को बचाएं, फिर धर्म की आइडेंटिटी पर जाएं। सुधा जी, पिछले दिनों हमने ये देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी एक बात आई कि आरक्षण के समर्थन में है और जब तक भेदभाव खत्म नहीं होता तब तक आरक्षण चलते रहना चाहिए, मंदिरों में प्रवेश की आज़ादी होनी चाहिए, छुआछूत खत्म होना चाहिए। जब इस विचार की आलोचना होती है तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूरी की पूरी गांधी जी का एक प्रोग्राम था छुआछूत हटाने वाला, ये अभी भी उसी जोन का प्रोग्राम है, जाति व्यवस्था खत्म करने की स्थिति तक अभी नहीं पहुंचती है ये बात भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ से। आप कैसे देखती हैं इसको? चुनाव के दौरान आरक्षण बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, वो इसलिए कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि इस बार 400 पार। उसके बाद काफी बीजेपी लीडर्स ने, कुछ लीडर्स ने ये कहा कि संविधान बदलेंगे, और संविधान बदलने का मतलब ये है कि आरक्षण खत्म होगा। तो इसलिए आरक्षण का मुद्दा एकदम से बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और ये अभी हर एक पार्टी के कैंपेन में है। तो मोहन भागवत ने अभी रिसेंटली कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं बदलेंगे और आरक्षण हमेशा रहना चाहिए। मोदी जी ने भी ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर होली बुक। तो और ऑपोजिशन पार्टी ये कह रहे हैं कि हम अगर आएंगे सत्ता में तो हम 50% का जो कैप है और रिजर्वेशन, हम उसको उठा के और भी आरक्षण देंगे।
तो इस तरह से दलित पॉलिटिक्स या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो खेली जा रही है इस कैंपेन में। अब बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर ये आरक्षण की बात आगे जाए और अगर ऑपोजिशन ये कहते रहे कि आरक्षण बीजेपी हटाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगी, तो दलित वोट शायद उनको नहीं मिले और अब इंडिया अलायंस को भी मिल सकता है। तो इस तरह से ये जो मुद्दा है आरक्षण का, ये इस बार बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और इस इलेक्शन में आगे बढ़ के हम देखेंगे कि ये आपस में इन लोगों की इस चीज पे काफी डिस्कशन हुआ है। जी सुधा जी मैं लौटता हूँ, लेकिन जो बात संजय जी, सुधा जी जो बात कह रही हैं कि नॉन जाटव वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आया है, आपने जो पिछले चुनावों को देखा है, आपने इसको किस तरह से महसूस किया है कि धीरे धीरे भाजपा अपनी ओर इसको खींचने में कामयाब हुई है? हाँ बिल्कुल, जो पहले मैंने आंकड़ों का जिक्र किया कि 44% ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ गया 2019 के लोकसभा चुनाव में। और अगर आप राज्यों को देखें तो अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में दलित वोट भी नेशनली अब 1/3 दलित वोट बीजेपी की तरफ गया 2019 के चुनाव में। और उसके पहले के चुनाव को देखें तो तकरीबन 10 से 12-14% दलित वोट बीजेपी को जाता था। यूपी की बात करें तो यूपी में भी जाटव और नॉन जाटव वोट में एक आपको डिवीज़न दिखाई पड़ता है। जाटव वोट तो अभी भी बीएसपी के साथ टिका हुआ दिखता है, उसमें भी गिरावट है। एक समय था जब लगभग 85% जाटव वोट बीएसपी की तरफ जाता था, अब वो गिर के 67-68% पहुंच गया है। नॉन जाटव वोट का सबसे बड़ा चंक है वो बीजेपी की तरफ गया 2019 के चुनाव में भी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी। लगभग 37-38% नॉन जाटव वोट बीजेपी की तरफ गया और 30% वोट जो है ये बीएसपी की तरफ रहा, 20-22% कांग्रेस की तरफ और बिखरा हुआ था। तो इसकी वजह, आप इस परिवर्तन की वजह क्या देखते हैं? मुझे लगता है हताशा, डिसएंचेनमेंट, क्योंकि जब एक समुदाय का वोटर एक पार्टी के साथ लंबे समय तक खड़ा रहता है, उसे इस बात की अपेक्षा रहती है कि कुछ न कुछ समुदाय को फ़ायदा होगा, उस सेक्शन ऑफ वोटर्स को फ़ायदा होगा। जब उन्हें लंबे समय के बाद लगता है कि अब कोई इसका फ़ायदा दिखाई नहीं पड़ता, तो वो दूसरी जगह तलाश करने लगते हैं और बीजेपी ने जो प्रॉमिसेस किए वो उनको अट्रैक्टिव लगे, तो इसी के लिए शिफ्ट दिखाई पड़ता है, जैसा मुस्लिम वोटरों के बीच में देखने को मिला। एक समय था, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर 70-60% मुस्लिम वोट मिलता था। आज कांग्रेस का मुस्लिम सपोर्ट गिर के लगभग 30% पे चला आया और तमाम राज्यों में रीजनल पार्टियों की तरफ मुस्लिम वोट शिफ्ट हो गया। यही चीज़ अलग अलग जाति के लोगों में भी दिखाई पड़ता है। जी सुधा जी, ये जो बात हो रही है इसमें आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, जो बीजेपी के साथ दलित आया और जो बसपा के साथ विशेष तौर पे यूपी में अगर दलित रह गया, तो एक तो ये है कि सांस्कृतिक पहचान को बहुत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उसका जिक्र किया है, आप उसका योगदान देखती हैं इस विभाजन में, दोनों तरफ होने वाले वोट में? जैसे संजय जी ने अभी कहा, आम जो छोटे दलित ग्रुप्स हैं वो बीएसपी से काफी परेशान है। वो ये सोचते हैं कि ये जाटव पार्टी है। सेकेंडली, जो उन्होंने सर्वजन पॉलिसी की थी उसमें उन्होंने सोचा था कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आज एस्पिरेशन बहुत है अमंग दलित्स, तो वो ये चाहते हैं कि उनको सिर्फ सोशल जस्टिस ही नहीं परंतु उनको थोड़ा मटेरियल एडवांसमेंट भी होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी होनी चाहिए। तो इसीलिए 2014 में जब बीजेपी ने बड़ी प्रॉमिसेस की कि एम्प्लॉयमेंट देंगे और अच्छे दिन आएंगे वगैरह, तो वो बीजेपी की तरफ गए। तो इसीलिए बट बीएसपी के डिक्लाइन की वजह से, क्योंकि वो बीएसपी से काफी अब हताश है और वो सोचते हैं कि एक नई पार्टी को खोजना चाहिए जो हमको कुछ देगी, और इस उम्मीद से वो बीजेपी की तरफ आए हैं। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने जो मैं कहूँगी कि सबॉल्टर्न हिंदुत्व, मतलब हिंदुत्व को इस तरह से पेश करता है, जैसे आपने कहा था कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी वगैरह को इम्पोर्टेंस देना, तो ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी रहा। एक तो रहा है ऑफ कोर्स लाभार्थी वाला वेलफेयर, पर दूसरा रहा है कल्चरल, मतलब उनके पुराने जितने दलित आइकन्स थे, दलित हिस्ट्री, दलित जो
उनकी पुरानी जो कल्चरल आइडेंटिटीज है उनको सब रिस्पेक्ट दे के उनको सैफरन फोल्ड में लाना, मतलब उनको एक महा हिंदू आइडेंटिटी के अंदर ला के उनको एक बड़ा हिंदू वोट बैंक बनाना। कल्चरल स्ट्रेटेजी पर सबसे इम्पोर्टेंट रही है। वो इसलिए भी है कि जो छोटे दलित हैं वो अभी पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम में आए हैं 2000 में, और वो एक प्रोसेस ऑफ कल्चरल मॉडर्नाइजेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जी। तो और बहुत लंबे समय से कॉलोनियल पीरियड से एक प्रोसेस ऑफ हिंदुआइजेशन रही है, स्पेशली जैसे वाल्मीकि है। तो पहले भी दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आरएसएस, और अब इन स्ट्रेटजीज से वो बीजेपी की तरफ चले गए हैं। आदित्य, जिस तरह की इस कल्चरल आइडेंटिटी की बात हो रही है, आप इसको कैसे महसूस करती हैं? ये जैसा मैम ने कहा कि ये एक बहुत, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव लास्ट ईयर बनाया गया और इंडिपेंडेंस स्पीच जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, तो उन्होंने झलकारी देवी, उदा देवी, इनका नाम लिया। झलकारी देवी, उदा देवी रिवोल्ट ऑफ 1857 इतिहास की उतनी ही पार्ट है जितनी रानी झांसी की रानी है। पर हमारे एक एवरीडे कॉन्वर्सेशन से ये दलित आइकन्स हमेशा से मिसिंग थे। मंगू राम, उनके बारे में बात होती है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पे एयरपोर्ट बना है। इस तरीके के जो हमारे आइकन्स रहे हैं, उस आइकन्स को एक अब रिप्रेजेंटेशन मिला है, और वो रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन को समझने के लिए, अगर हम रिजर्वेशन समझते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है। तो हमें रिप्रेजेंटेशन इन दलित आइकन्स के थ्रू मिला है। अब आप हर जगह देखेंगे कि उदा देवी के बारे में, झलकारी देवी के बारे में किताबें लिखी गई हैं। क्रिस्पन बेट्स के बाद जो उन्होंने किताब लिखी थी, उसके बाद से कोई नहीं। अब आज़ादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन के बाद एवरीबडी आई नो कि वो लोग, इनके, मेरी खुद की कॉलेज लक्ष्मीबाई, हमारे प्रिंसिपल ने एक झलकारी बाई का एक अलग सा एक लैंड डोनेट करके शुरू किया है। तो इसमें जब आपने अभी रिप्रेजेंटेशन की बात की, रिप्रेजेंटेशन अभी भी लेकिन आरक्षित सीटों तक ही महदूद है। वो रिप्रेजेंटेशन आरक्षित सीटों के बियॉन्ड अभी भी नहीं जा पा रहा है। जी, तो जहाँ तक हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो अभी भी क्योंकि हमारा 15% हमें दिया गया है, तो हमें वहाँ तक, हमारे समाज को वहाँ तक की रिप्रेजेंटेशन मिली है। पर अब ज़रूरत है कि जब हम लोग सोशल कोहेशन की बात करेंगे या एक सोशल में एवोल्यूशन की बात करेंगी, तो वो आई वांट टू सी के आगे वाले जनरेशन में होना चाहिए कि एक जनरल कैटेगरी सीट से भी एक दलित कंटेस्ट करे, एक जनरल सीट पे भी एक दलित प्रोफेसर बने, एक जनरल सीट पे भी जुडिशरी भी आए। और इस तरीके का पोजीशन, जो एक कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं ना, वो कल्चरल कैपिटल इससे कनेक्टेड है। जब हमारे पास वो कल्चरल कैपिटल बन जाएगा, तब एक शायद जनरल कैटेगरी सीट पे हम भी खड़े हो पाएंगे। और वो कल्चरल कैपिटल हमारा तभी बन पाएगा जब हमारे पास इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कैपिटल रहेगा। जी संजय जी, अंत में एक चीज़ और, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये मुद्दे, क्योंकि ऐसा नहीं, अभी पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए तब भी उन्होंने ये बात की थी, क्या ये लोगों के बीच में इसका रेजोनेंस है? दो चीज़ें हैं, मुद्दा महत्वपूर्ण है या नहीं है, और उसका आपको चुनावी फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। मुद्दा महत्वपूर्ण है, महंगाई है, बेरोजगारी है आज, लेकिन क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा? शायद नहीं होगा, क्योंकि इस मुद्दे पर वोट नहीं दे रहे। वापस आते हैं ओबीसी सेंसस पर। यह ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में ज़मीनी स्तर पे समर्थन है। जिन चुनावों का आप जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस हार गई, लेकिन इन चुनाव में भी अगर आप जनता से पूछें कि क्या ओबीसी सेंसस होना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति का एक ब्यौरा तैयार होना चाहिए, बड़ी संख्या में लोगों ने कहा था होना चाहिए। ये हम अपने सर्वेक्षण के आंकड़ों के नज़रिए से बता रहा हूँ। लेकिन क्या उस मुद्दे पर वोट करेंगे लोग? क्योंकि वोट देने वक्त आदमी के दिमाग के पास एक वोट होता है, कंसिडरेशंस बहुत होते हैं। पार्टी की पहचान, कुछ भी हो मैं पार्टी के साथ हूँ, कुछ भी हो मैं लीडर के साथ हूँ। तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर समर्थन बहुत है, लोग चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन वो चुनावी मुद्दा नहीं बना। और ये ना माने कि अगर चुनावी मुद्दा नहीं है तो ज़मीन या सतही तौर पे ये ज़मीनी मुद्दा नहीं है। अंतिम प्रश्न मेरा सुधा जी आपके साथ है कि क्या आने वाले समय में कोई दलित नेता उस तरीके से आप उभरता हुआ देख रही हैं, या जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां बढ़ रही हैं और वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, आप आगे चलकर उसको इन्हीं में घुलता मिलता देखती हैं? आप कोई दलित नेता जी
राष्ट्रीय स्तर पे पता नहीं, पर उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद काफी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम वो काफी इम्पोर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि बीएसपी के डिक्लाइन के बाद वो उभर के आए हैं। और इसी तरह अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, जैसे भीम आर्मी बनी है यूपी में, उसी तरह प्रकाश अम्बेडकर का है, और गुजरात में भी ऑर्गेनाइजेशन है वगैरह। तो ऑल इंडिया लेवल पे कोई दलित नेता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। खड़गे जी की बात की जाती है, पर उनके भी रूट्स कर्नाटक में ही है, और उन्होंने कर्नाटक पॉलिटिक्स में ही रोल प्ले किया है। तो इसीलिए दलित पॉलिटिक्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उसका मतलब उसकी दलित पॉलिटिक्स अलग अलग तरह से प्ले आउट करता है। तो इसलिए कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई दलित नेता नहीं आएगा, पर दलित वोट और दलित की जो डिमांड्स हैं वो हमेशा इम्पोर्टेंट रहेंगी, और कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो उसको इग्नोर कर सकती है, और सभी कोशिश करते हैं कि उनको फुलफिल करें। तो जहां तक वन नेशन वन वोट की बात है, वो तो अभी आगे जाके देखा जाएगा जी कि अगर एक साथ नेशनल और स्टेट इलेक्शंस होंगे तो मुद्दे क्या होंगे, क्या नेशनल मुद्दे ही चलेंगे, स्टेट मुद्दे नहीं चलेंगे, ये सब देखना पड़ेगा। वो अभी तो आया नहीं है, पर इस वक्त दलित पॉलिटिक्स का कोई पैन इंडियन कैरेक्टर है नहीं, और कोई पैन इंडियन ऐसा लीडर है नहीं। यूपी में अभी भी मैं ये कहूंगी कि मायावती या बहन जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आप फील्ड वर्क करें तो वो ये कहेंगे कि इज्जत बहन जी के लिए है। जब एट्रोसिटी होती है हम चंद्रशेखर को डायल करते हैं, पर जब वोट डालना है तो हम बीजेपी को वोट डालते हैं। जी तो आप देखिए आइडेंटिटी और किस तरह से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का पॉलिटिक्स है, जी और हर स्टेट में मेरे हिसाब से दलित पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको एक ऑल इंडिया कैरेक्टर हम दे नहीं सकते। अभी नहीं देख सकते। सुधा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अदिति और संजय जी आप स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मुद्दा लगातार गर्म है, आरक्षण का मुद्दा, इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, और मतदान के लिए या अपने आसपास के माहौल में कितना अहम है आपके लिए ये मुद्दा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मुकेश शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।